We used to celebrate Children's Day. We used to celebrate Children's Day in our class. Okay, so today we'll discuss John Locke idea of property, his view on property. His view on property क्या natural rights की theory उन्होंने दी, and it was most important component in that. और वो आगे जाके basis बना liberalism का, और we can say that philosophical justification of capitalism. We are going to trace philosophical justification of capitalism through this particular theory of property. तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए अच्छे से. Now we all discussed last time कि इन्होंने natural rights के बारे में बोला that there are certain natural rights, right to life, right to liberty and right to property, that is estate. So here he is saying कि भाई natural rights जो हमको मिले हैं that is God given, that is God gifted, a divine intervention हुई है on us, and we need to maintain these as per natural law. नेचुरल लॉ को हम समझेंगे थ्रू रीजन. इट इज़ रैशनल कैपेसिटी, आवर रैशनल कैपेसिटी विच इज़ गोइंग टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि भाई दिस इज हाउ वी सपोज टू मेंटेन दीज थिंग्स. फाइन. जो हमारी खुद की बॉडी है दैट इज आल्सो गिवन बाय गॉड टू अस. दिस इज व्हाट इज सपोज टू एंजॉय. सो वट एवर गॉड इज गिविंग टू अस वी सपोज टू एंजॉय. अब यहाँ पे एक एलिमेंट आपको समझना है. वी आर स्टडिंग व्हाट लॉ प्रपोज्ड, जो उसने दिया, and he was a devout Christian and he wanted to make sure that whatever he is proposing it must be aligned with some kind of moral truth, some kind of divine truth, and which he is packaging into natural law और natural rights की जो dimension है. तो ये यही कह रहा है कि भाई when we are talking about natural rights and natural law we must have that capacity, that rational capacity to understand that कि this is what we are supposed to respect. Okay, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. फाइन. नाउ ही इज सेइंग दैट गॉड हैज गिवन अस दिस प्रॉपर्टी, ह्यूज प्रॉपर्टी, ऑल द रिसोर्सेज, एंड इट नीड्स टू बी हेल्ड इन कॉमन. ये कॉमन ऑनरशिप होगी, वी आर गोइंग टू एंजॉय इट कॉमनली. फाइन. एंड बट ही इज मॉडिफाइंग इट, हाउ ही इज मॉडिफाइंग वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली. तो नेचुरल लॉ की लिमिटेशंस 3 ही हैं इस चीज़ के ऊपर. वो 3 लिमिटेशंस क्या हैं? वी विल डिस्कस दोज लिमिटेशंस. दैट फर्स्ट इज दैट वट एवर प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू एंजॉय वी मस्ट अप्लाई आवर लेबर ऑन दैट. और जितना लेबर हम उसके ऊपर अप्लाई करें और उसको यूटिलाइज करें, दैट प्रॉपर्टी ओनली वी कैन एक्वायर. उससे ज़्यादा नहीं करेंगे. Fine. So this was the first thing. Second thing is that it should be used for self sufficiency. उसको यूटिलाइज करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एकड़ पे अपना कब्जा कर लिया, एंड इफ आई एम ग्रोइंग एप्पल्स देयर और वट एवर फ्रूट्स देयर, एंड आफ्टर कंज्यूमिंग सर्टेन अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्शन, और कुछ बेच दिया, कुछ बार्टर सिस्टम में दे दिया मैंने, आई बॉट क्लोथ्स एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड स्टिल आई हैव सर्टेन अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको मैं कंज्यूम नहीं कर सकता हूँ. फाइन. सो इफ आई एम नॉट एबल टू कंज्यूम दैट, आई शुड नॉट बी हैविंग दिस मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन. तो फिर मेरे को उतना एक्वायर करना जरूरी नहीं है. सो दिस वाज द सेकंड लिमिटेशन. वी कैन से दैट लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय नेचुरल लॉ. ये हमको समझना है. थ्रू द रीजन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई ज़्यादा एक्वायर कर लिया, उसको हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, सो इट्स वी कैन नॉट वेस्ट. फाइन. सो थर्ड थिंग इज दैट स्पॉइलेज लिमिटेशन. वी कैन नॉट स्पॉइल, क्योंकि जो लिबर्टी, जो प्रॉपर्टी, जो लाइफ हमको गॉड ने दी है, वी आर नॉट हैविंग अथॉरिटी टू स्पॉइल इट. वी कैन नॉट स्पॉइल इट, वी हैव टू एंजॉय इट. ओके. सो हमको उतने ही एक्वायर करना है जितना कि हम उसको कंज्यूम कर सके प्रॉपरली, एंड देन वी कैन सेफ गार्ड इट. वी मस्ट नॉट स्पॉइल इट. सो इन 3 लिमिटेशंस के बाद में whatever happens, there is no foundation. Fine, we discussed this thing in last lecture. So यहाँ पे जो अब जो थ्योरी आएगी, that is going to be the origin of labor theory of value. That जब हम हमारे लेबर को
like when we put our labor into the property and we produce something, we add value into that. So it is human labor which is producing the value. Okay, इसको जाके मार्क्स भी आगे यूज करेगा इस चीज को कि इट इज नॉट द कैपिटल यू आर सेइंग दैट हमने कैपिटल लगा दिया एंड वी आर अर्निंग द प्रॉफिट. नो, इट इज लेबर विच इज क्रिएटिंग वैल्यू इनटू दैट. फाइन, सरप्लस वैल्यू का एक डायमेंशन आएगी when we are going to study Marx. I will remind you people this particular thing. So it is labor, we are putting that labor into that particular property, and whatever we are producing, that is the addition of value into that. समझ रहे हो आप? So आपने कोई फॉर एग्जाम्पल यू हैव सम टैलेंट और यू आर क्रिएटिंग समथिंग. कोई आपने मूर्ति बना दिया, फाइन, आपने कुछ ऐसी पेंटिंग बना दी जो मतलब 1 करोड़ में बिक गई. सो इट इज यू आर क्रिएटिंग दैट. फाइन, यू आर पुटिंग योर लेबर. आपको 10 महीने लग गए एक पेंटिंग को बनाने के लिए. सो यू आर पुटिंग योर लेबर, यू आर क्रिएटिंग दैट. सो इट इज योर कैपेसिटी, you are putting your labor into that and you are creating something beautiful. Fine, so you are adding value into that. So हमको कॉमन में तो चीजें दे दी हैं, fine, and there are certain limitation by natural law. So when we are putting our labor into that and we are creating something, उसको हम acquire कर सकते हैं providing those limitations. Fine, अब वो limitations कैसे हटी, we are going to explore that. So this we discussed, that we are just trustee. Whatever has been given to us, we are just trustee. It is given by God and we have to understand this. We have to enjoy it. We cannot spoil it. ये 3 limitations है natural law की. Fine, labor limitation, sufficiency limitation and spoilage limitation. We need to follow this. Now comes the introduction of money. Okay, आप लोग ये pause करके लिख लेना जब भी when you get a time. और आई विल शेयर PDF शेयर कर दूंगा मैं इसकी में. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट. कोई पॉइंट रह गया हो तो विल डिस्कस एंड यू कैन ऑल्सो लेट मी नो अबाउट दिस. सो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी चेंज द एंटायर सिनेरियो. फाइन, जब मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, ऑल वर एग्री. व्हेन द मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट ऑफ नेचर, ऑल वर एग्री, ओके फाइन, लेट अस ट्राई दिस थिंग. अगर हम देखें पहले छोटी छोटी कॉइन्स स्टार्ट किए गए. So that was the kind of money it was being used. पहले चमड़े की भी coins थे. Fine, so it was used instead of barter system. We will use this and let make things easier. Okay, instead of barter system. तो जब ये introduce किया, इसने पूरा scenario change कर दिया. Fine, इसने क्या किया? It removed those limitations, 3 limitations. Okay, and most significant one, the spoilage. कि भाई अब spoil नहीं होगा. You can sell the the production which is left over, जो खराब हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल you grow some kind of fruits and now you are selling it and you are getting money out of that. अब spoil नहीं हो रहा है. अब तो आपके पास 100 एकड़ भी क्यों ना हो, you can grow, you can sell and you can get the money out of it. Simple. Okay, so now he is proposing you can accumulate as much as property you can do. फाइन, अब ये सिर्फ एक ही बात के ऊपर आके इस चीज अटक गई, दैट यू आर गिवन द अपॉर्चुनिटी. सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है. सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू पुट योर लेबर एंड मेक वॉट एवर यू वांट टू मेक आउट ऑफ दैट property you are having. Okay, so some people, they are very laborious, they are very rational, so they can put something, unke paas, they are entrepreneur, they are going to put some ideas and they are going to create money. So it is just their natural connotation to expand and to accumulate more and more money. अब ये पर्टिकुलर डायमेंशन क्या हो जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी द फाउंडेशन ऑफ कैपिटलिज्म. ओके, कि यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है. इफ यू आर हैविंग द अर्ज टू एक्वायर मोर मनी, you are having the capacity, you are having that skills, you can do that. There is no foundation. वो सभी के पास वो अपॉर्चुनिटी है. No one is stopping you. No any foundation is there. You can do this. You can earn as much as money by applying your labor into any field.
इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? सो दिस ही इज ब्रिंगिंग दिस डायमेंशन, और जैसे ही इस डायमेंशन को लेके आता है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, people they will become more and more passionate about acquiring more and more property. ये चीज एक ऐसा इशू बनाएगी आगे, दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट दैट वी वांटेड टू ब्रिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई कोई किसी की जमीन को या फिर किसी की वैल्यूएबल्स को जबरदस्ती ना हथिया ले. सो वी नीड सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, जो भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो उनको मेंटेन करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ अथॉरिटी. दैट इज वाई वी आर नीडिंग स्टेट. Okay, so it is going to be a kind of referee, a kind of empire to ensure that everyone is going as per the given rules. Okay, so it was necessary. That is why we are creating the state. Now, when we are talking about this moneyed economy, it became the basis of new, or what we say, modern nation state. अब इससे पहले क्या हो रहा था, दैट वी वर हैविंग फ्यूडल सोसाइटी और फ्यूडल इकोनॉमी थी. फ्यूडल में तो इकोनॉमी क्या ही बोले उसके अंदर. आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू पीपल. सो फ्यूडलिज्म में क्या होता था, दैट देयर इज अ किंग एंड दीज आर फ्यूडल लॉर्ड्स, दे यूज्ड टू हैव प्रॉपर्टी. ओके, अब जब किंग को, when king need any kind of support related to army, so they are going to ask from these feudal lords कि भाई हमको ज़रूरत है. अब इसकी भी बहुत सारी लेयर थी, फ्यूडलिज्म की बहुत सारी लेयर थी. 2-3 layers वर देयर. इनके नीचे भी और लेसर काइंड ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स वर देयर, जैसे बैरॉन हो गया, अर्ल हो गया. सो देयर वर डिफरेंट नेम्स. अब उनका कंट्रोल इनके ऊपर था. फाइन, सो दिस काइंड ऑफ हायरार्की वर देयर. यहाँ पे समझना एक बात को. अब यहाँ किंग कैनॉट टेक अवे, किंग कैनॉट टेक द सर्विस ऑफ दिस पर्टिकुलर हायरार्की. यहाँ से इसको नहीं बोलेगा कि मेरे को सर्विसेज चाहिए. नो, ही मस्ट हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर हायरार्की. यहीं से इनसे बोलेगा कि आई नीड योर सपोर्ट, कुछ मेरे को भेजो तुम लोग. सो इट वॉज फ्यूडलिज्म. अब यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर जो, फॉर एग्जाम्पल वी कॉल सर्व दोज हु यूज टू वर्क इन दोज प्रॉपर्टी एंड दे यूज टू प्रोड्यूस, बट वो प्रोडक्शन उनका नहीं था. दे यूज टू टेक सम फॉर देयर सब्सिस्टेंस, कि भाई हमारा पेट भर जाए. दे यूज टू कीप दिस मच एंड दे यूज टू ट्रांसफर टू फ्यूडल लॉर्ड्स. फाइन, सो यहाँ पे जो इकोनॉमी थी, देयर वर नो एनी काइंड ऑफ व्हाट वी से इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं. जिसके पास प्रॉपर्टी थी ना, जो दोज हु आर हैविंग कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, दे वर ओनली वेल्थी. सो दोज हु आर हैविंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे लेबर कौन लगा रहा है? सर्फ एंड ऑल द वर्कर. फाइन, बट दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. दोज हु आर हैविंग प्रॉपर्टी, दे आर जस्ट हैविंग द कंट्रोल ओवर द मैक्सिमम प्रोडक्शन. और यहाँ पे सिर्फ बार्टर सिस्टम ही था उस टाइम पे. So there were no industry, no any kind of entrepreneurship. It was not being promoted. अब फ्यूडल लॉर्ड का जो बेटा है, चाहे भला ही कितना निकम्मा हो, बस उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए. ही इज गोइंग टू बिकम वेल्थी ओनली. फाइन, अब यहाँ पे सर्फ और जो भी हैं, दे मे नॉट बी हैविंग हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, बट दे हैव दिस कैपेसिटी, द सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो दे कैन पुट इनटू एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एंड दे कैन मल्टीप्लाई इट. बट उनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी. Fine. So now we are moving from feudalism to modern nation state. Okay, feudal state जहाँ पे king था, monarch था, so they had this nexus. But now we are moving towards nation state, where there is going to be some proper government, and there won't be any kind of such relations, feudal relations नहीं होंगे वहाँ पे. So it was happening during that time, and new relations were coming up. Moneyed economy were coming up. Is that clear? यहाँ पे जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप थे, जिनके अंदर जील थी, those who were hardworking,
they could bring some ideas, they could put some ideas into business, or whatever entrepreneurship they were starting, they could do that. उनके ऊपर कोई limitation नहीं थी in modern nation state. But under feudalism they couldn't have done that. सिर्फ feudal lord के पास ही power थी कि they can control every single thing. Fine. So वहाँ पे इतना trade flourish नहीं हो रहा था वहाँ पे. They are controlling every single dimension of the economy. लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आने के बाद में, and he is proposing hypothetically, ये लिंक कर रहा है इस चीज़ से, that after invention of money, this particular limitation has been removed. He is just applying that hypothetically, okay? He is just proposing that. आपको यही समझना है. कोई confusion है यहाँ तक? So he is proposing this. Now, his political theory, or theory of property, is the justification of the modern state that emerged with and was dependent upon a new moneyed economy. Fine. So when this particular modern state got established, अब यहाँ जो support आ रही थी ना, so those who were new capitalist, those who were infusing new capital and creating more and more industries, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट था ये मॉडर्न नेशन स्टेट, और आज भी है. इफ वी से दैट vastly increased competition for more and more property. So now the competition was not hereditary कि भाई जिसके पास है पहले से वही एक्वायर करेगा. No, now you put your labor, your intellectual or whatever capacity you are having, and you can multiply that. आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है एज सच स्टेट की और उसकी. फाइन. दिस वाज द थिंग विच प्रमोटेड कैपिटलिज्म. सो ये आइडिया आपको समझना है यहाँ से. This we are going to criticize when we discuss the Marxism as well. So invention of money brought this dimension that now you can accumulate as much as property you want to accumulate. There is no foundation on you. You have to understand this thing. We discuss this thing. अब इसकी criticism है, if we are going to criticize it, कि भाई when we are giving free hand that you can exploit as much as natural resources you want to exploit, it is going to create destruction of environment. So this particular thing. And second thing is, it is going to bring some kind of class division in society. Society के अंदर class divisions हो जाएंगे. When we are saying that those people who can put their labor or their hard work and they can create as much as property they want to create, they can accumulate as much as wealth they want to create, कुछ लोग पीछे रह ही जाएंगे उसके अंदर. एंड इट हैपन्स इफ वी अप्लाई दिस इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स. हम क्या देख रहे हैं कि ओनली 2-3% पीपल दे आर हैविंग मोर देन 70 to 80% ऑफ द वेल्थ. ओके, इन मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज इट इज हैपनिंग. एंड बॉटम 50% दे आर हैविंग वेरी minuscule wealth. So there is huge gap, there is huge inequality in the society. So they are saying that only कि भाई वहाँ पे क्या होगा, एक बड़ी सी खाई बन जाएगी इन दो ग्रुप्स के बीच में. एक के पास बहुत सारा पैसा होगा और एक के पास बिल्कुल नहीं होगा. तो सोशल डिवीजन इज गोइंग टू गेट क्रिएटेड. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, क्रिटिक्स आर सेइंग, दैट ही इज neglecting a certain group who may not able to apply or get those kind of opportunities to apply that. अब जो क्रिटिक्स ने है ना इस बात को कैसे अप्लाई किया कि भाई सब लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी और सबके पास कैपेसिटी भी नहीं होगी उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने की. अंडरस्टैंड दिस थिंग. फॉर एग्जांपल, यू पीपल आर हैविंग मनी, you people are having money, you can invest in coaching and you can get the coaching and you can qualify the exam. But there are certain peoples who are not having that kind of capacity so that they can get access to the coaching. Okay, or forget about access to the coaching, they can't even get opportunity to study. They have to run their home. So कुछ बहुत laborers हैं वो पहले से ही 5वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, 5th 6th class, then they drop out. So they are saying that the social conditions forces people to abandon these kind of things which you are saying, industrious or hard worker. Fine, they are not going to create any kind of big amount of wealth. वो तो अपनी ही रोजमर्रा की जिंदगी में they'll get busy.
So these kind of social division is going to get created by whatever you are proposing. They are criticizing log on the basis of this. Is it making sense to you people? Okay, क्या हो गया, कुछ कंफ्यूजन है? पूछ लो बेटा, कहीं पे बीच में नहीं तो फिर ये सारा सारा कंबरसम हो जाएगा दिमाग के अंदर, होच पोच हो जाएगा. सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन you can ask. So so what he is saying that as long as people are industrious and rational, they can accumulate as much as money they want to accumulate. And what we are saying here ki bhai like we are saying that people, they are not having proper circumstances to utilize such kind of opportunities. ये यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू आर गिवन द अपॉर्चुनिटी, यू अवेल इट, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. यू कैनॉट कंप्लेन कि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, यू अप्लाई योर माइंड. फाइन. दे आर सेइंग दिस थिंग. ये बहुत बड़ी डिबेट है, ये एसेंस है इस डिबेट का. लिबरल्स बोलेंगे दैट इंडिविजुअल इज बीइंग गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, they can do whatever they want to do in this world. There is no limitation on them. और जो दूसरे स्कूल्स हैं, चाहे वो मार्क्सिस्ट हो गए चाहे फेमिनिस्ट हो गए, दे आर गोइंग टू से दैट कि भाई सोसाइटी के अंदर ऐसे गैप क्रिएट हो गए ना, बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स, दैट देर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड. आप बोल ही नहीं सकते कि दिस इज द इक्वल रेस. कुछ लोगों को आपने बहुत ही आगे खड़ा कर दिया रेस के, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रिविलेजेस. उनके पास पहले से पैसा है, पहले से ही सारी सुख सुविधाएं हैं. सो दे आर ऑलरेडी इन द अहेड इन द रेस. दे कैनॉट कम्पीट विद देम. ओके, सो अंबानी का बेटा कुछ भी करना चाहेगा, दे कैन डू दिस थिंग. उसने क्या किया, अपना पूरा प्राइवेट जू बना दिया. फाइन, ही ओपन्ड, ऑल्दो उसका नाम दिया गया दैट रिहेबिलिटेशन सेंटर, but it's kind of a zoo, private zoo. Fine. So you can do anything you want to do if you have money with yourself. So this is what they are focusing कि भाई इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है. कई बार जो सर्कमस्टांसेस हैं, दे आर गोइंग टू क्रिएट सच सोशल डिविजन्स इन द सोसाइटी, जहाँ पे आप चाह के भी, इवन यू आर क्लेमिंग दैट देर आर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, पीपल कैनॉट यूटिलाइज दैट. दिस इज what they are saying. Critics are saying this only that few people are able to climb out of their class position. Climb है, पता नहीं है, I think spelling गलत लिख दिया मैंने. Reason the very attitudes and skills required to be industrious and rationals are class determined. Class determined means if you belongs to the upper class, you are going to have that kind of आपके लिए सब चीज़ नॉर्मल होंगी. गेटिंग एजुकेशन, गेटिंग ट्रेनिंग, गेटिंग डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड और गोइंग अब्रॉड और स्टडिंग इन द बेस्ट कॉलेजेस. यू आर ऑलरेडी हैविंग दोज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. क्लास डिटरमाइंड बाय क्लास. और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बेसिक एजुकेशन इज गोइंग टू बी अ बिग टास्क. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट द स्किल्स एंड एटीट्यूड यू आर टॉकिंग अबाउट, कि भाई स्किल्स एंड एटीट्यूड्स इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. दे आर क्लास डिटरमाइंड. आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, इट इज ए डिटरमाइनिंग फैक्टर. इफ आई वांट टू ओपन समथिंग, सम बिग बिजनेस, मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा. मैं यहां जा रहा हूं पैसों के लिए, किसी से दोस्त से बोला, बैंक में गया, आई एम रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. एंड इफ बिलियनियर और मिलियनियर थिंक्स दैट उसके बच्चे को कुछ नया वो करना है, ओके, यू ओपन, आई एम गिविंग मनी टू यू. एंड इवन इफ दे गो टू द bank, they are going to get that. Class determined. Are you getting this thing? जिसके पास पहले से resources हैं, they can acquire this thing. The opportunities are for them only. So skills and attitude you are talking about, they're class determined. So this is the critic. We have to focus this dimension as well. Hence it is the class position that most often determined one's economic success. So किसी की economic success, ये नहीं जो आप बोल रहे हो कि अपॉर्चुनिटीज आर फॉर एवरीवन, इट इज नॉट द मेजर फैक्टर. फाइन, इट इज नॉट द मेजर फैक्टर. मेजर फैक्टर ये है कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, दैट इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर. और इसी को मार्क्सिस्ट ने एक मेजर बेस बनाया
to criticize liberalism. This is what we say. Macpherson ने कहा political theory of possessive so Macpherson is saying that their theory, किसकी theory? होब्स की और लॉक की, इनकी थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म. दे आर पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट, दोनों होब्स भी और लॉक भी. पॉजेसिव, that we are just concerned about our life, our rights. Fine. Is that clear? Possessive. Fine. So again, the main justification they are saying that you can accumulate as much as you want to accumulate. There is no going to be no foundation, and whatever authority we are creating, जब state भी हम create कर रहे हैं, that is going to safeguard this particular thing. वो भी कोई आपके ऊपर limitations नहीं लगाएगा. When you are going to acquire more and more wealth, it is going to facilitate that. वो आपको ऐसा environment ecosystem provide करेगा in which you can flourish. We are not considering that how many of them are going to get opportunities, or how many of others are going to become successful. We are not concerned about this thing. सबको equal opportunity मिलेगी. Those who are capable, they will do this thing. Okay. और इसको तो इन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स से भी लिंक किया है. So it is Protestant ethic, I think that is the term. If it will come again here, I will tell you people. तो Protestant ethic ये मैक्स वेबर ने क्वाइन किया था टर्म. इसका मतलब है कि those ethics, these people, they believe that it is given by the God has given us opportunity to put our labor, and then we can create something amazing being here in this world. So putting labor, working, all these things, these are the part of Protestant ethic. Protestant कौन थे? वही we are talking about that during Reformation. Fine. So they were those Protestant. और ये हम यहाँ पे ये पुरितन है. पुरितन एथिक्स भी अप्लाई होते हैं इनकी सेंस के अंदर. पुरितन एथिक्स का मतलब when you want certain things not to be interfered by anything. जो liberties आपको दी गई हैं, it should not be interfered by anything, any organization. So when you are preaching in a private place, when you are observing your right to worship, उसके अंदर कोई दूसरी अथॉरिटी आके इंटरफेयर ना करे. फाइन. सो दीज वर द पुरितन एथिक्स. तो ये चीज़ें थी वहाँ पे. सो नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, मैकपर्सन, कि भाई ये पॉजेसिव इंडिविजुअल्स थे. एंड दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, it was being considered as the defense of unlimited appropriation of property and emerging capital class, as we discussed earlier. So those who were emerging as a capitalist, they were infusing money. उन्होंने पैसा लगाया, उनके पास पैसा था, उन्होंने लेबर खरीदा, वो लोगों को लगा दिया. फाइन. दे आर जस्ट यूजिंग स्कीम, उनके पास में थी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स उनके पास में थी. सो अदर लेबर दे आर जस्ट गोइंग देयर एंड दे आर गेटिंग मनी. सो दिस पर्टिकुलर थिंग वॉज डिफेंस फॉर दैट. उसमें उनकी गलती नहीं है भाई. Those who are enhancing their property, now there is no any limitation on them. वो limitation हट गई. Now they can accumulate money. Fine. So it is justified. Morally भी justify कर दिया उन्होंने. Accumulation of money, कितना भी कमा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है. There is no foundation on you. कुछ गलत नहीं उसके अंदर. Okay. बल्कि ये तो एक अच्छी बात है. It's ethical that God has given you these rights and these particular things, and you are putting your labor and you are creating this labor. Mental labor भी आ गया. If you are making some kind of scheme and you are implementing, that is also your labor. You are creating that. Okay. If someone is making painting or someone is doing some kind of rare work and they are getting paid for that, so उनका labor है वो. So this is what he is proposing here. By making property natural rights and by limiting the power of government. When we are talking about possessive individualist, I discuss this thing कि भाई प्रॉपर्टी को नेचुरल राइट्स बना दिया, जस्टिफाई भी कर दिया उसको, मोरल राइट भी बना दिया उसको.
फाइन, नेचुरल राइट भी बना दिया उसको, एंड गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे, गवर्नमेंट उसको नहीं ले सकती है। क्यों? बिकॉज वी गेव आवर कंसेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि भाई वाट एवर नेचुरल राइट्स वी आर हैविंग गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे, देन ओनली वी आर गिविंग कंसेंट। ओके, दिस वॉज द मेन थिंग। So it could not interfere in the exercise of right. Locke ensured the continued existence of capital class, कि भाई capital class जितना मर्जी आपको प्रॉफिट कमाना है you can earn, there is not going to be no any foundation, and this reflect the philosophy of or theory of possessive individualism. Possess जितना भी accumulate करना you can do, there is going to be no limitations on you people. अब यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग बहुत ही डिसएडवांटेज पे थे जब लोग इस बात को प्रपोज कर रहे थे। हिज थ्योरी, एंड यू यस्टरडे आस्क्ड मी कि सर हाउ women were being impacted by his particular social contract. So as we discussed, those people who were at lower strata of the society, lower class, they got impacted because उन्होंने पूरा ही राइट दे दिया कि those who are going to be laborious industry, they are going to accumulate as much as money they want to accumulate. And the second one was women. अब यहाँ पे एक बात बताऊंगा आप लोगों को मैं कि when we are talking about democratic right during those times, it was being extended to those people who had certain type of property with them. Property class को ही voting rights थे. Okay, and you will feel surprised to know that women, they did not have right to acquire property. उनको तो प्रॉपर्टी लेने का भी राइट नहीं था. When we are talking about this particular time now, in those times they were not being given this particular right that they can acquire property. जो भी प्रॉपर्टी उसने अगर खरीद, मतलब उसने अगर इफ शी इज डूइंग समथिंग, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी लेडी है, शी नो हाउ टू मेक पेंटिंग, उसकी पेंटिंग 50 लाख की बिक गई, सो इफ शी इज गोइंग टू गेट मनी, वो मनी ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू ट्रांसफर टू हर हस्बैंड. If she is earning, that earning belongs to the husband. If she is unmarried, the earning belongs to the father. Till I think till J.S. Mill. J.S. Mills also talks about this thing. जब हम J.S. Mill पढ़ेंगे, so J.S. Mills proposes this thing. We are saying that J.S. Mill was first feminist. हम ऐसा बोलते हैं, liberal feminist. He was the first liberal feminist. But he was saying that कि भाई लड़कियों, मतलब लड़कियों शादी मत करो तुम, but if you get married, then it is the responsibility or it is the prerogative of the husband कि वो आपको allow करे कि you have to take participation in public affairs or not. So you have choice, you should be given that choice. But once you get into the marriage, तो फिर आपको वही patriarchy ही आपके ऊपर applicable होगी. So now we are here in the Locke. So property became one kind of condition to take participation. अब इनको तो राइट ही नहीं है प्रॉपर्टी का. फाइन, सो हाँ, this is exactly, this is why like Carol Patman, she criticized Locke in her book Sexual Contract. Fine, she is saying that भाई तुम ये तो बोल रहे हो कि everyone is having natural rights. Fine, हाँ, this is what exactly she is saying. कितना गुस्सा आता है लड़कियों को, है ना, जितना एक्सप्लोटेशन हुआ होता है. हाँ, इवन लाइक पता है क्या होता है, when you are proposing something very radical, so सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, हजम ही नहीं होगी सोसाइटी को. फाइन, जैसे सबरीमाला का केस था, सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया दैट वीमेन कैन विजिट. तो भाई पूरी जनता, मतलब जो वहाँ की जो लेडीज थी केरला की, दे केम दैट वी डोंट वांट टू गो, वी डोंट वांट सच काइंड ऑफ राइट, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज बीइंग एक्सटेंडेड टू देम, दे डोंट वांट टू हैव इट. सो उस पे मत जाओ, ये दिस इज द पैट्रियार्की. वो दिमाग के अंदर ठूस ठूस के भरी होती है वो. फाइन, यू कम टू हरियाणा,
औरतों को बोलो कि भाई तुम घूंघट क्यों कर रही हो, यू शुड नॉट डू दिस थिंग, नो, इट इज डीपली इम्बेडेड, नहीं निकलेगा वो। एंड लाइक इफ यू बिकम सरपंच, बोलो कि जाओ वहां पे पंचायत घर में, दे वोंट गो, यू टेल देम, यू फोर्स देम, डीसी आके बोले, like they'll just go and sit there, they won't participate. So this is reality, social reality. तो कुछ सोशल रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। अब हम प्लेटो को आइडियलिस्ट बोलते हैं। प्लेटो वाज गिविंग दिस थिंग दैट men and women they are equal and women can also become philosopher queen. Fine, so he was too idealist. He wasn't seeing whatever the condition of women in those times. जो कि Aristotle accept किया, Aristotle told no, they don't have reason, they don't have capacity to take participation. So in those times, understand this thing, just this time पे ये लोग बोल रहे हैं। So see, वो किसको काउंटर कर रहे हैं? He was countering Filmer. Filmer ने पेट्रियार्का लिखी। पेट्रियार्का में it is the highest manifestation of पेट्रियार्की ना, कि भाई जो अथॉरिटी है it is due to the पेट्रियार्की, जो गॉड ने अपनी पावर अपने बेटे को दे दी एंड ही मेड हिम किंग, और उसके सभी बच्चे जो भी हैं, बच्चे सिर्फ मेल, ओके, नॉट फीमेल, जो उसके लड़का जो मेल उसके वो हैं उत्तराधिकारी हैं, दे आर गोइंग टू गेट पावर बीइंग ट्रांसफर्ड, पैट्रियार्की। सो ही इज काउंटरिंग फिल्मर। अब फिल्मर को जब काउंटर कर रहा है तो ही इज नॉट गोइंग बियॉन्ड व्हाट वर द सोशल कंडीशन। अगर सोशल कंडीशंस के ही बियॉन्ड चले जाओगे आप तो दे विल नेगेट यू। अच्छा तुम इस बेसिक बात को नहीं समझ रहे हो, अब वी आर नॉट गोइंग टू बाई इट। तो देयर वर सर्टेन कॉम्प्रोमाइज, और इसको तुम फिलोसफिकल इनकंसिस्टेंसी भी बोल सकते हो, देयर वर सर्टेन, फाइन। सो इन दिस कंटेक्स्ट ही इज सेइंग कि भाई मतलब व्हाट दे आर क्रिटिसाइजिंग ऑफ हिम। अब जब हम बोल रहे हैं दैट यू आर बीइंग गिवन दिस राइट टू लाइफ, ये बॉडी आपको भगवान ने दी है and all those things are being given to you, now they are assuming, ये assume करके चल रहे हैं कि जो बॉडी आपको दी गई ना, that doesn't belong to you। ये शादी से पहले तो आपके जो पिता हैं आप उनके ही मतलब you are just attached to that person, and after marriage you are going to get attached to your husband, आपकी नहीं है बॉडी ये। so this life doesn't belong to you, before marriage to your father and after marriage to your husband। So it was presumed, ये तो मान के चल रहे थे, we are not disputing it। So you are automatically excluded from the social contract। आप कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा कहाँ पे हो? आप तो सिटीजन ही नहीं हो, you are not part of that। So this is on the basis of this Carol Patman criticized Locke। Okay, हाँ, this see, women did not possess property in person or possession। So in person, even in person, like their own body was not their own property, it belonged to the father or husband। and whatever possession I told you na, even the J.S. Mill time, so whatever they were accumulating, जो उसने कमाया भी पति की ही जेब में जाता है। और अभी भी you would be surprised to know that कि कुछ ऐसी वर्किंग वीमेन होती हैं जिनके एटीएम उनके हस्बैंड के पास ही होता है, they even ask money from them कि कुछ पैसे दे दो मेरे को, 1000-2000 रुपए दे दो फॉर पॉकेट मनी। दिस हैपेंस, दिस इज रियलिटी ऑफ इंडिया। नहीं, नॉट इन ब्रॉडर लेवल, बट हाँ बहुत से सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इट हैपेंस, वेरी नॉर्मल। सो वी कैन सी दिस काइंड ऑफ फिलोसफिकल इनकंसिस्टेंसी विद रिस्पेक्ट टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दिस वी डिस्कस्ड। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम्स द his view on religion and religious toleration। So again we discussed this thing that he was saying all those things, glorious revolution के कंटेक्स्ट में ही इन्होंने ग्लोरियस रिवोल्यूशन 1688 में हुआ था, और ये बुक जो इन्होंने लिखी थी इट वाज इन 1689। फाइन, सो ही वाज जस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई जो भी the way we are preaching or we are having any kind of worship of God, there should not be any kind of external interference। और हमने डिस्कस किया था पहले क्या था
कि जो कैथोलिक चर्च थी उसमें सिर्फ पोप ने जो डिक्टेट किया, जो चर्च ने डिक्टेट किया, दे सपोज टू फॉलो दैट। और जब रिफॉर्मेशन हुआ, प्रोटेस्टेंट ये हुआ रिवोल्यूशन, उसके बाद में क्या हुआ, नेशनल चर्च आ गई जिसमें मोनार्क था, ही वॉज द हेड ऑफ दैट चर्च, नेशनल चर्च बनी। नाउ मोनार्क वॉज गिविंग डिक्टेट्स एंड पीपल सपोज टू फॉलो दैट। So these things were there, and he is negating both of thing कि भाई Puritan, he belonged to the Puritan family, कि भाई we should be having this freedom of conscience. Conscience cannot be subject to the external control, चाहे वो monarch हो चाहे फिर वो pope हो. Let us enjoy our this private sphere. Let us हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? We are talking about right to life, right to liberty, right to property हम डिस्कस कर लिया. Now we are talking about right to liberty, liberty of having our particular way of worshipping. हमारे पास वो liberty होनी चाहिए. Okay, so he's talking about this kind of religious toleration. And if you can recall that when we were discussing about his theory of tabula rasa, उसका भी essence यही था that there is no some kind of innate ideas, God ordained in the sense scriptures में जो लिखा हुआ है, those people who are interpreting that, it is not something that we are supposed to follow. God ordained को मत समझना. स्क्रिप्चर्स का इंटरप्रिटेशन कोई कर रहा है, कोई स्क्रिप्चर्स मैं पढ़ के अगर मैं बोलूँ एंड यू पीपल आर फॉलोइंग दैट, मेरी बात को, फाइन. सो एंड यू आर क्लेमिंग दैट इट इज समथिंग विच इज इनेट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, जैसे प्लेटो ने कहा, एरिस्टोटल ने कहा, इन दैट सेंस. सो ही वाज सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस थिंग. जो सेंस ऑर्गन से जो हम फील कर पाएंगे, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट ओनली, क्योंकि इस पर तो डोगमा है, लाइक इट इज रिजिड. You have to buy whatever other person is saying, fine, without any kind of evidence attached to that. तो जो उस टाइम पे ये आइडियाज थे डिवाइन राइट थ्योरी और जो भी इट वाज बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम, ये डिबेट्स होती थी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एंड ही वाज इंगेज्ड इन दोज डिबेट्स. यूनिवर्सिटी के अंदर में ये थे, and he was criticizing that कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर when we are speaking freely we are not being given the chance. कोई आके मार पिटाई कर रहा है, कोई गवर्नमेंट से कोई आ गया, कोई आर्मी से कोई लोग आ गए, now they are threatening us for dire consequences. So it was that particular thing that you must have that kind of tolerance कि भाई दूसरे के आइडियाज़ को आप you should give that liberty. Okay, so ये एसेंस था. इसी में ये 3-4 पॉइंट बोलता है, एंड वी कैन लिंक फ्रॉम नेचुरल राइट थ्योरी से लेकर हम सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं व्हेन वी आर ब्रिंगिंग हिज आइडिया ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन. ए मैन इज फ्री टू प्रोफेस एनी रिलीजन ही लाइक्स. जो भी रिलीजन उसको प्रोफेस करना है, किसी तरह भी प्रोफेस करना है, लेट देम डू. भगवान को मानना है ना, मानने दो यार, किसी भी तरीके से मानने दो उसको. दिस इज व्हाट दे आर प्रपोजिंग. ओके, दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस. उनको फोर्स मत करो कि तुमको यही करना है. Let them enjoy their private activity, right to profess. Okay, so this is what they are saying. और ये पुरितन रिवोल्यूशन का तो एसेंस यही था. It should not enforce practices relating to faith. कोई दूसरी अथॉरिटी ऐसी कुछ practices which is related to faith or religion should not impose on other citizens. Citizens के ऊपर impose नहीं कर सकती अथॉरिटी कि तुमको ऐसे बैठ के करना है. ये एक पर्टिकुलर चीज़ थी, उसका नाम मैं भूल गया. आई थिंक इट वाज रिलेटेड टू कैथोलिक रिलीजन. उसमें कन्फेशन एक होता है ना, कन्फेशन के लिए यू गेट इनटू दैट वन पर्टिकुलर जगह होती है, इसमें बैठते हैं एंड देन यू कन्फेस समथिंग, और प्रीस्ट होता है वहाँ पे, यू कन्फेस दिस थिंग. सो Charles II, I think, not sorry, Charles I प्रपोज कुछ अमेंडमेंट किए उसने कि भाई अब ये इसका डिज़ाइन ऐसा होगा, समथिंग लाइक दैट. सो ही चेंज दैट. फाइन, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल कि भाई आप ऐसे कुछ चेंज नहीं कर सकते कि दिस इज हाउ यू सपोज टू फॉलो. लेट पीपल एंजॉय देयर ओन लिबर्टी.
फाइन, इन रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस अफेयर, लेट देम डू दैट. अब मोनार्क क्या कर रहा था, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल चर्च, दे आर आल्सो इंटरफेयरिंग कि अब ये कर लो वो कर लो. एंड व्हेन दोज इंटरफेरेंस आर बीइंग परसीव्ड एज some kind of alignment to the Catholic Church, तो फिर ये सोचा कि नहीं यार, ये दोबारा से पता नहीं कहीं से कैथोलिक रीजन नहीं लेके आ जाएगा, इसलिए पीपल आल्सो गॉट एजिटेटेड. तो उसका एसेंस ये है कि यहाँ पे पूरे रिवोल्यूशन का भी और यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिलीजियस टॉलरेशन का भी, दैट स्टेट मस्ट नॉट इन्फोर्स एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू फेथ. ऐसा मत आपको फोर्स नहीं करना है. लेकिन उसने कुछ एक कंडीशन भी बताई, लिमिटेशंस वी कैन से दैट, कि भाई ये चीज़ आपको फॉलो करनी है. ये चीज़ें मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऐसा ओपिनियन बोल रहे हो जो दैट इज कॉन्ट्ररी टू द ह्यूमन सोसाइटी एंड दोज मॉरल्स रूल्स विच आर नेसेसरी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सिविल सोसाइटी. तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें आप लेके आ रहे हो दैट इज गोइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ थ्रेट टू द पीस एंड हारमोनी, जो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, अंदर आर्टिकल 19 आई थिंक 2A में है, तो रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं इसमें, मोरालिटी, सेफ्टी ऑफ द स्टेट. ओके, सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट देयर शुड बी दीज लिमिटेशंस, कि भाई ऐसा कुछ नहीं करोगे आप, ऐसा कुछ नहीं लेके आओगे ओपिनियन वगैरह विच इज़ कॉन्ट्रारी टू दीज पर्टिकुलर मॉरल्स विच आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सिविल सोसाइटी और प्रिजर्वेशन ऑफ द सिविल सोसाइटी. ऐसा कुछ एक्सट्रीम नहीं लेके आओगे, दैट इज़ नॉट टॉलरेबल. और बाकी आपको जैसे भी पूजा पाठ करनी है आप करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है. एंड द सेकेंड थिंग, एथिस्ट शुड नॉट बी टॉलरेटेड. एथिस्ट को टॉलरेट नहीं करेंगे हम, दे आर थ्रेट. भाई जो भगवान को ही नहीं माना तो कुछ भी कर सकता है. तो उसके लिए एग्जाम्पल दे रहा है दैट प्रोमिसेस, कॉवेनेंट्स एंड ओथ्स, जो भी प्रोमिसेस हम वी मेक प्रोमिसेस, वी मेक ओथ इन द व्हाट वी से इन कोर्ट रूम, वी मेक ओथ. और जो भी हम, फॉर एग्जाम्पल वी आर बिकमिंग MP और मिनिस्टर, वी टेक ओथ. अब जहाँ पे ओथ ही नहीं ले रहे हो आप, तो फिर आप पे ट्रस्ट किया नहीं जा सकता ना. सो ही वाज सेइंग दैट भाई हम एथिस्ट को भी वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दैट. फाइन. सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू रिलीजियस टॉलरेशन, कि भाई ऐसे एक्सट्रीम नहीं जाना है आपको. उस टाइम पे लोग बहुत इनटॉलरेंट थे. अगर कैसे, जैसे ही मान लो कि जब चार्ल्स चार्ल्स वन को तो मेरे ख्याल से एग्जीक्यूट कर दिया, मेरे ख्याल से, क्या ही वॉज बीइंग एग्जीक्यूटेड चार्ल्स वन आफ्टर दिस सिविल वॉर, इंग्लिश सिविल वॉर. व्हेन ही वाज एग्जीक्यूटेड, उसके बाद में ओलिवर क्रोमवेल, हाँ ओलिवर क्रोमवेल became ruler, I think for 12 years he became ruler. तो वो किंग नहीं था, he wasn't monarch, but he was kind of you can say dictator बोल सकते हो. he was army general. जो सिविल वार हुई थी, we discussed this thing, तो उसमें ये मतलब they won that and he ruled for almost 12 years. उसके बाद में ही गोट एक्सपायर हो गया ये. फिर चार्ल्स टू वापिस से क्या मतलब, ही वॉज सन ऑफ चार्ल्स वन, देन ही बिकेम किंग. वापस से मोनार्की आ गई. एंड व्हेन दिस मोनार्की केम, चार्ल्स टू ने क्या किया, जो ओलिवर क्रोमवेल था उसके ऊपर चार्ज लगाया दैट ही वॉज some kind of what we say, उसको क्या बोलेंगे, धर्म विरोधी, समथिंग लाइक दैट. ओके, ही वाज अगेंस्ट द रिलीजन. और उन्होंने क्या किया, उसकी जो डेड बॉडी थी, दे टुक हिज डेड बॉडी फ्रॉम हिज व्हाट वी कॉल, जो उसकी कब्र थी उसमें से उसकी डेड बॉडी को निकाला एंड दे एग्जीक्यूटेड इट. मतलब जो उसकी हड्डियां थी उसको एग्जीक्यूट किया गया, जस्ट टू शो दैट. और वहीं पे मतलब वहीं पे ऐसे फेंक दिया गया, इट वाज डिसरिगार्डेड. भाई एक ह्यूमन डिग्निटी क्या होती है, दैट वी प्रिजर्व आफ्टर डेथ. जो मोर्टल रिमेन्स होते हैं, वी गिव रिस्पेक्ट टू दैट
ठीक है, ऐसे कुत्ते की तरह या फिर किसी जानवर की तरह ऐसे फेंक नहीं देते हैं। फाइन, वी गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट। यहाँ पे क्या किया, दैट जो ओलिवर क्रोमवेल की डेड बॉडी को निकाला एंड दे एग्जीक्यूटेड इट, और ऐसे ही फेंक दिया गया, ये दिखाने के लिए देखो ये धर्म विरोधी था एंड व्हाट वी डिड विद हिम। सो इट रिफ्लेक्ट द रिलीजियस इंटॉलरेंस, कि भाई जो इंसान जा चुका है, you are taking revenge on that. So that level of religious intolerance were there, and that is why he is proposing कि भाई ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। फाइन, कि आपको मतलब इतना इतना प्रेशराइज कर दे दैट वट एवर रूल्स वी आर मेकिंग यू हैव टू अलाइन टू अवर रूल्स। कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे पूजा करनी है, वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट। सो ही वॉज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। उसको लिमिटेड गवर्नमेंट की डायमेंशन से बोल लो, और नेचुरल राइट टू लिबर्टी। सो दिस ही वॉज टॉकिंग अबाउट। अब लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं हिज थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। ऐसा क्वेश्चन तो अभी नहीं आया कुछ इसके ऊपर, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ यस्टरडे यू आर आस्किंग कि सर उसने गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्या उन्होंने कुछ बताया था। सो जस्ट ही डिस्कस फ्यू थिंग्स, जो फिर एक काइंड ऑफ इट बिकेम व्हाट वी कैन से प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। उसने कहा कि गवर्नमेंट की पावर है ना, वो लिमिटेड होनी चाहिए, जो कि एसेंस है। वी टॉक अबाउट लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एब्सोल्यूट ना हो, इट मस्ट रूल एज पर द rule of law or established conventions. So it should not be arbitrary in any sense, जिसके लिए वो लड़ ही रहे थे। Now second thing is he is adhering to the democratic principles in legislature, कि भाई लोग there should be some kind of elections, और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजें, और जो लेजिस्लेचर है इलेक्शंस हों पीरियडिकली, 4 साल या 5 साल में देयर शुड बी रेगुलर इलेक्शंस, और वो चेंज होते रहें। एंड जो गवर्नमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं दैट शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्नड। वो तो एसेंस ही है हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। सो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट ओनली। एंड ही आल्सो लिमिटेड द ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेशन सेशन, कि भाई ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो गॉस के अंदर, सेशन के अंदर, और चल ही रहा है। वो आज भी एप्लीकेबल है, हमारी सिर्फ 3 सेशन होते हैं। फाइन। सो द एसेंस ऑफ दिस वाज दैट कि ज़रूरत नहीं है कि लेजिस्लेचर हमेशा बैठा रहे, उसके 1-2 सेशन होने चाहिए, एंड दे मस्ट मेक फ्यू लॉ। बहुत ज़्यादा लॉ बना के कन्फ्यूज़ कर दोगे लोगों को, आप एग्जीक्यूटिव को कन्फ्यूज़ कर दोगे। सो द लेस गवर्नमेंट इज़ बेटर, दिस इज़ व्हाट ही इज़ प्रपोजिंग। फाइन। उससे जो आइडिया निकल गया है, जो बाद में आगे हम डिस्कस करेंगे, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को, वो डायमेंशन निकल के आएगी। मिनिमल स्टेट की जब बात करेंगे हम, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस मिनिमल स्टेट। फाइन। मिनिमल स्टेट का मतलब है मिनिमम इंटरफेरेंस फ्रॉम स्टेट इन एनी अफेयर ऑफ सिटीजन। So this can be linked with that only, minimal state. We can link that. Here the meaning is that the less government is better. ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे लॉ बना दो आप और कन्फ्यूज कर दो एग्जीक्यूटिव को। दिस इज व्हाट ही वाज प्रपोजिंग। रिप्रेजेंटेटिव्स इज गोइंग टू टर्न इनटू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। सिंपल सी बात है, अगर बार बार इलेक्शन होंगे पीरियडिकली, सो जो पहले थे इलेक्टेड, दे आर गोइंग टू बिकम ऑर्डिनरी सिटीजन्स। सो दे आर गोइंग टू मेक दोज लॉज जो उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। सो दे विल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ रेडिकल लॉ कि जब उनके ऊपर एप्लीकेबल हो देन दे फील दैट वी मेड ए मिस्टेक। तो ऐसा नहीं करेंगे। दैट वाज वन ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सेपरेशंस ऑफ पावर के लिए बोला उसने कि किसी एक अथॉरिटी के अंदर हमको इतनी पावर नहीं देनी है कि फॉर एग्जाम्पल किंग है, किंग को ही इतनी पावर दे दी। उसने ये नहीं कहा कि मोनार्की को एबोलिश कर दो, नो। एसेंस वाज दैट पार्लियामेंट शुड बी गिवन मोर पावर। जो डिस्कशन था, जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का एसेंस था, वो यही था दैट पार्लियामेंट शुड बी गिवन मोर पावर, देयर शुड नॉट बी इंटरफेरेंस ऑफ मोनार्क।
और ग्लोरियस रिवोल्यूशन का एसेंस यही निकल के आया दैट नाउ पार्लियामेंट इज गोइंग टू बी सोवरेन, सिर्फ रबर स्टैम्प हो जाएगा मोनार्क. सो दिस वाज एसेंस ऑफ ग्लोरियस रिवोल्यूशन. तो ही वाज सेइंग दैट कि भी सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए. एग्जीक्यूटिव का रोल होगा, एग्जीक्यूटिव इज गोइंग टू बी परमानेंट. ओके, अब यहाँ पे किंग इज आल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव. तो उसने बताया कि किंग के क्या क्या रोल हो सकते हैं जो आज हमारे प्रेसिडेंट के जो हमारा रोल है, फॉर एग्जांपल साइनिंग द एनी काइंड ऑफ लॉ एंड देन कन्वेनिंग द पार्लियामेंट. सो जो ये चीज़ें सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, दे शुड बी डूइंग दिस. जो एग्जीक्यूटिव हो ये करेगा एंड दे विल रिमेन परमानेंट. सो this he said that there should be permanent executive. Doctrine of executive prerogative भी उसने बोला, ये भी आप समझ लो. It means that when there is no specific law, in that case they will be, the executive will be given this power that they can make or they can take decision on their own discretion, provided that discretion should be used for public benefit. Okay, it must not violate the rights of people, natural rights of people. So this was the essence of his this theory of government structure. तो यही था हमारा जॉन लॉक का डिस्कशन, और इससे सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे. इफ यू हैव एनी confusion so far, we can discuss it because it is one of the important chapter in our syllabus. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे PYQs को. सो टेल मी, एनी कन्फ्यूजन? बोलो बेटा. ये सर आपने पॉलिटिकल एथिक्स बताया था और एक मार्क्स वेबर का प्रोटेस्टेंट नेम प्रोटेस्टेंट एथिक्स. व्हाट डज इट मीन? इसके अंदर इतना डीप में मत जाओ. द एसेंस वाज दैट, हाँ नहीं, हाँ बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेस्टेंट एथिक्स, इट वाज दैट कि जो डिवोट क्रिश्चियन होंगे, दोज हु आर बिलीव इन प्रोटेस्टेंट रिलीजन, और ये कैल्विनिस्ट जो थे, एक कैल्विन एक बंदा हुआ था, उसने ही वाज आल्सो गोइंग अगेंस्ट कैथोलिक चर्च. फाइन, देखो रिफॉर्मेशन हुआ तो दे वांटेड टू रिफॉर्म. जो कैथोलिक थे दे वर अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर, दूसरे थे प्रोटेस्टेंट. फाइन, सो दे वर जस्ट बिलीविंग इन दिस पोप का रूल, और भाई चर्च के जो हिसाब से चलना पड़ेगा आपको. सो दे वर कैथोलिक. प्रोटेस्टेंट दे वर सेड दैट ओके भाई, यू बिलीव इन वट एवर इज गिवन इन द बाइबल, उसके बाद में यू वर्क हार्ड, you be laborious, and then everything is going to be good for you. So these were being called Protestant ethics. Fine. यहाँ पे ये नहीं है कि आपको जो चर्च बोल रही है, पोप बोल रहा है, उसी तरह से करो, ये नो. दे जस्ट बिलीव इन दिस थिंग कि भाई चुपचाप अपनी बाइबल में इस विश्वास रखो, अपनी पूजा करो, एंड वर्क हार्ड. ओके, सो दिस ब्रॉड दिस डायमेंशन कि यू हैव टू बी laborious, hard worker, and just believe in this. Rest are, these are the unnecessary things. So essence was this only, Protestant ethic. Fine, this is what we are trying to convey in that particular thing. और बोलो. हाँ, do you have any doubt? Your Can we say like this Protestantism and like Puritans, do they support Protestantism? हाँ, मैं बता तो रहा हूँ आपको. Is it the same thing or नो नो, they are different सुनो religion? सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, क्रोनोलॉजी को समझो. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिफॉर्मेशन, ओके, सो दे वांट टू रिफॉर्म. जो कैथोलिक जो प्रीच कर रहे थे कि भाई पोप का ही राज रहेगा, वट एवर पोप सेज, और जो चर्च
चर्च के जो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन से, यू हैव टू फॉलो दैट। जो असली इशू था ना, इट वाज सेल ऑफ इंडल्जेंस, जिसके खिलाफ मार्टिन लूथर ने आवाज उठाई। ओके, सो ही डिड सम काइंड ऑफ रिसर्च, और उसने अपनी थीसिस जो थी, जो भी उसके सारे आर्गुमेंट्स थे, ही टुक दैट, और जो एक चर्च थी वहाँ पे जाके उसने गाड़ दिया उसको कि देखो, इफ एनीवन इज गोइंग टू डिस्प्यूट दिस डॉक्यूमेंट, तो मैं मतलब आई यू कैन हैंग मी फॉर दैट, बट यू हैव टू डिस्कस ऑन दिस पॉलीवुड थिंग। वहाँ से स्टार्ट हुई प्रोटेस्टेंट इसकी रिवोल्यूशन की। सो उसके बाद रिफॉर्म्स हुए इसके अंदर, रिलीजन के अंदर। देन अब क्या हुआ, सेल ऑफ इंटेलिजेंस क्या थी, दैट दोज पीपल, दोज हु आर बिलीविंग इन कैथोलिक, मतलब क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर कैथोलिक ही वाज द ओनली स्टैंड ऑफ रिलीजन दैट टाइम, कि भाई अगर आपने कुछ गलत कर दिया and you committed some kind of sin, so you can pay the money and you can buy these indulgences, fine, एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट बना के देंगे कि ओके ठीक है, आपने पैसा दिया, दे विल मेक, दिस प्रीस्ट विल मेक सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, नाउ इट्स फाइन, यू बॉट इट, अब जो भी आपने किया है अब वो सारे पाप आपके धुल गए, फाइन। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इरिटेड मार्टिन लूथर, यार ये क्या बकवास चल रही है, what is this nonsense going on? Okay, so on the basis of that he started protesting against this. अब जैसे इसने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, तो भाई इससे इतना पैसा आ रहा था चर्च को, चर्च वाज गेटिंग सो मच रिचर एंड रिचर, रिचर एंड रिचर। अब ये पागल हो गया यार, ये मतलब ये क्या कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। व्हेन ही अपोज दिस थिंग, अब पोप को आया गुस्सा, जो ये लोग बैठे थे वहां पे रोम वगैरह में, कि व्हाई ही इज क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ इश्यूज। he was very prominent person religion के अंदर, he was very prominent person in those times, he was very close to this what we call Catholic religion उस टाइम पे। लेकिन जब जैसे इसने ऐसा रिवोल्ट किया, so they got against him। ओके, अब जब इसके अगेंस्ट हुए, what happened कि कुछ जो किंग थे, those who were Catholic king, नाउ दे सेड दैट कि भाई चुपचाप हो जाओ, नहीं तो वी आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू, टू मार्टिन लूथर। एंड देन ही वेंट टू सम अदर प्रिंसेस। जब ये किसी प्रिंस के पास चला गया, सो दीज कैथोलिक किंग्स दे इशूड सम काइंड ऑफ फतवा बोल लो कि भाई wherever you are, you have to surrender, or you have to take your literature or whatever you are proposing back, otherwise we are going to kill you. So whatever farman they issued, these kings they protested कि we are protesting, whatever you are proposing we are protesting, we are going to save this person. तो उससे नाम निकला प्रोटेस्टेंट, फाइन। एंड देन देर बिकम सेवरल डिफरेंट स्टैंड ऑफ क्रिश्चियन। भाई प्रोटेस्टेंट हो गए, प्रेस्बिटेरियन हो गए, कैल्विनिस्ट हो गए, और जीसस्ट हो गए, डिफरेंट उनके सबके अपने अपने तरीके थे। ओके, सो अब यहाँ पे दो चीजें हो गई हैं, एक तो क्या हो गया है प्रोटेस्टेंट, दूसरा क्या हो गया है कैथोलिक, फाइन। अब इनके अपने 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 तरीके हो गए हैं टू प्रीच। इज दैट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट थिंग, रिफॉर्मेशन हो गया है। एंड नाउ इवन इन ब्रिटेन में जो उस टाइम पे हेनरी 8 थे, हेनरी 8 ने क्या किया, ही वांटेड टू रीमैरी, और डिवोर्स उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं था कैथोलिज्म के अंदर। सो ही सेज दैट भाड़ में जाए कैथोलिज्म, मुझको दूसरी शादी करनी है। दूसरी क्या है, इसने मेरे ख्याल से 5-6 शादियाँ की थी, फाइन। सो देर इज़ वन मूवी ए मैन ऑफ ऑल टाइम्स, उसके अंदर जो थॉमस मूर है जिन्होंने बुक लिखी थी उटोपिया, सो वो बहुत अच्छे दोस्त थे, बट ही सेड दैट आई एम नॉट एग्रीइंग द व्हाटएवर डिसीजन यू आर टेकिंग, आई एम नॉट एग्रीइंग। सो जिसने भी डिसएग्री किया,
इसने उसी को मरवा दिया, हेनरी एट ने। और हेनरी एट ने बगावत कर दी कैथोलिक रिलीजन की भी, और इसने नेशनल चर्च इस्टेब्लिश की कि भाई अब तो इसका मालिक मैं ही हूं, चर्च का मालिक। सो नाउ मोनार्क इज गोइंग टू बी द द व्हाट यू से, क्या बोलेंगे इसको, हाँ, हेड ऑफ द नेशनल चर्च। फाइन। अब यहाँ पे हम किस सिचुएशन में पहुंच गए हैं, दैट ही इज नॉट कैथोलिक एनी मोर। फाइन। अब हम नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। फाइन, नाउ इट इज प्रोटेस्टेंट ओनली। ओके। अब जैसे जैसे अब आगे मूव करते हैं, व्हेन कम्स द सिविल वॉर, जब सिविल वॉर हुई है इंग्लैंड के अंदर, सो नाउ अब यहाँ पे चार्ल्स वन है किंग। फाइन। एंड नाउ चार्ल्स वन ने क्या किया, शादी की कैथोलिक से। फ्रेंच की प्रिंसेस थी, शी वॉज कैथोलिक एंड ही मैरिड टू हर। और कुछ ऐसी चीजें थी, चर्च के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, अगेन चर्च इज नेशनल चर्च ओनली, सो उसके अंदर ही वॉज ब्रिंगिंग सर्टेन चेंज विच वर अलाइंड विद द कैथोलिक चर्च। तो लोग डर गए कि भाई ये फिर से कहीं कैथोलिक तो नहीं लेके आएगा। फाइन। अब यहाँ पे जो जो पुरितन्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट ओनली, वो कैथोलिक नहीं है। अंडरस्टैंड दिस। फाइन। ये तो बहुत आगे चला गया, हम रिफॉर्मेशन को तो बहुत पीछे छोड़ के आ गए, हम यहाँ पे पहुंच गए। वी आर हेयर नाउ, सेकंड स्टेज, इंग्लिश सिविल वार। इंग्लिश सिविल वार ये बोल रहे हैं कि भाई पुरितन्स, अब नाउ पीपल आर फाइटिंग। सिविल वार किसके बीच में हुई, रॉयलिस्ट के बीच में, दोज हु वर सपोर्टिंग किंग। फाइन। एंड सेकंड दोज हु वर सपोर्टिंग, थोड़ा सा क्लमजी हो गया, रॉयलिस्ट जो कि सपोर्ट कर रहे थे किंग को, एंड पार्लियामेंटेरियंस दोज हु सपोर्टिंग पार्लियामेंट। कंटेक्स्ट मैंने पहले ही बताया था आपको, एसेंस समझ लो। तो अब दोज पुरितन्स दे वांट टू प्योरीफाई किस चीज को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चर्च, नेशनल चर्च के ऊपर भाई किसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, किंग का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। फाइन। सो दे वर सपोर्टिंग दिस पार्लियामेंटेरियंस, समझो इस बात को। ओके। अब ये रॉयलिस्ट थे, इसके अंदर ये भी प्रोटेस्टेंट ही थे। फाइन। ये आप बोल सकते थोड़े रेडिकल प्रोटेस्टेंट थे, दे वांटेड मोर, बट दे वर रॉयलिस्ट। अब यहाँ पे हम प्रोटेस्टेंट वगैरह नहीं देख रहे हैं हम यहाँ पे। इज इट क्लियर? कैथोलिक तो कोई आना नहीं चाहता था उस टाइम पे, वी आर नॉट ब्रिंगिंग कैथोलिक हेयर, वी आर जस्ट सेइंग दैट वी आर सपोर्टिंग, भाई किंग को हम सपोर्ट कर रहे हैं, सिंपल। दे वर सेइंग, पुरितन्स वर सेइंग कि भाई हमको इस किंग है ना, इसके इंटरफेरेंस नहीं चाहिए हमको नेशनल चर्च के अंदर। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, वी वांट टू प्योरीफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चर्च। ओके। सो दे वर सपोर्टिंग पार्लियामेंट, भाई हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, जब पार्लियामेंट की अथॉरिटी हो जाएगी तो तुम भाई इसको रोक लेना, इस शेर को, ये हमको परेशान ना करे। सो दिस वाज द एसेंस। सो पुरितन वर जस्ट दे वांट टू प्योरीफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चर्च, एंड वट एवर राइट्स दे वांटेड टू एंजॉय, उस पर इंटरफेरेंस ना हो। इसी का तो एसेंस है व्हेन वी आर सेइंग द जॉन लॉक इज पुरितन, सो ही इज प्रोटेक्टिंग दिस राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस अफेयर एज वेल, कि भाई किंग है वो इंटरफेयर ना करे हमारे रिलीजियस अफेयर्स में। इसी डायमेंशन को आप रिलीजियस टॉलरेंस से जोड़ सकते हो आप। अब क्लियर हुआ? ओके। सो ये कनेक्शन है यहाँ पे, वो उसमें टाइम गैप बहुत हो गया पुरितन और कैथोलिक में। यहाँ पे आके ये दे आर पुरितन, ये पुरितन रिवोल्यूशन बोलो आप, दे आर प्योरीफाइंग इट। ओके। सो अब ये पुरितन जो है, इट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द होब्स। पुरितन रिवोल्यूशन होब्स के टाइम पे हो रही है, लॉक के टाइम पे नहीं हो रही। लॉक के टाइम पे ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुई थी,
ओके, ये कन्फ्यूजन मत कर लेना आप, बस ये समझ लो आप यहाँ पे। जो लॉक के फादर थे, ही वॉज कैप्टन इन पार्लियामेंट्री आर्मी, वो पुरितन थे। ओके, हाँ, इस चीज़ में क्लैरिटी रखना। सो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑफ लॉक, और लॉक कर दिया जाए इसको। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? चलो